नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हमारी सीरीज़ थी NCERT की क्लास 11 चैप्टर 1 के। आज जो सीरीज़ का लास्ट टॉपिक होने वाला है 8th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 7 वीडियो लेक्चर हमने कवर किए हैं। आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इस कंप्लीट चैप्टर पे हमने क्या क्या जाना। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन मीन्स हमने ज्योग्राफी को एक डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में जाना, जहाँ हमने जाना ज्योग्राफी को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी किस तरीके से एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, कैसे वो नेचुरल साइंसेस के साथ, सोशल साइंसेस के साथ इंटीग्रेटेड है। और हमने जाना ज्योग्राफी की ब्रांचेस को, क्या उसके अप्रोचेस हैं, रीजनल अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच, कैसे सिस्टमेटिक अप्रोच पर उसकी ब्रांचेस डिवाइड हैं, कैसे रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग उसकी ब्रांचेस डिवाइडेड हैं। तो आज हम जानेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और उसके इम्पोर्टेंस को। सो फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। दिस चैप्टर अपीयर्स इन द बुक एंटाइटल्ड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट इट्स स्कोप। क्योंकि हमारी जो बुक है वो फिजिकल ज्योग्राफी की ही बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसका नाम है। तो जो कंटेंट्स हैं हमारी बुक में, सबसे पहले जाके देख लेते हैं जो बुक के कंटेंट्स हैं, वही दर्शाते हैं क्या फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप को, उसके विषय क्षेत्र को। यही थे हमारी इस बुक के कंटेंट्स, जिसमें हम अर्थ, उसके ओरिजिन, इवोल्यूशन, लैंड फॉर्म्स, मिनरल्स, रॉक्स, क्लाइमेट, वाटर एंड लाइफ फॉर्म की स्टडी करेंगे। मीन्स हम उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो भौतिक रूप से हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, इसके अंडर हम पढ़ते क्या है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंडर क्या टॉपिक्स आएंगे। लिथोस्फेयर का मतलब ये जो ज़मीन है, इस लैंड सरफेस पर आपको क्या क्या मिलेगा, लैंड फॉर्म्स दिखेंगे, स्थलाकृतियाँ दिखेंगी जिसमें आपके प्लेन्स होंगे, माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज होंगे, ड्रेनेज, भी नदियों का तंत्र है, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर को और बायोस्फेयर को। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या टॉपिक्स हैं, वो है हमारे कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है, कैसे बना है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं वेदर को, क्लाइमेट को, किसी भी जगह के टेम्परेचर को, मीन्स वहाँ के तापमान को, प्रेशर को, वहाँ की जो हवाएं हैं, विंड्स को, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा को, क्लाइमेटिक टाइप्स, किस तरह का क्लाइमेट है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जब हम देखते हैं तो एक तरह का क्लाइमेट हमें नहीं मिलता है। हाइड्रोस्फीयर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं ओशियंस के बारे में, सीज, लेक्स फीचर्स हैं जो कि रिलेटेड है वाटर रेन से। बायोस्फीयर में हम क्या पढ़ते हैं, जब हम लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को जब हम मिला देते हैं तो वहीं पर फॉर्म होता है बायोस्फेयर, मतलब लाइफ फॉर्म, जो जीवन है वो वहीं स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे इंक्लूडेड है ह्यूमन बींग्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अंडर फूड चेन आ जाएगी, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स और इकोलॉजिकल बैलेंसेस आ जाएंगे। ये तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूडेड क्या क्या है। हम देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। कंप्लीट चैप्टर को हमने स्टडी किया, फिर जानते हैं। देखिए सॉइल्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेरियोजेनेसिस। जो मिट्टी है, जो मृदा है, जो वो फॉर्म होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पेरियोजेनेसिस। ये डिपेंड करती है अपॉन द पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक है मीन्स जो मिट्टी बनी है उसके नीचे जो रॉक है, जो क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट भी सॉइल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वहाँ जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो टाइम है, टाइम भी बहुत ज़्यादा किसको इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल को। टाइम प्रोवाइड्स मेच्योरिटी टू सॉइल्स एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ही पत्थर से, एक रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में रॉक से सॉइल बन गई। बहुत लंबे सालों में आपको रॉक से सॉइल बनती दिखती है। ईच एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। यह हम देख रहे हैं कि कैसे फिजिकल ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस कर रही है ह्यूमन ज्योग्राफी को। लैंड फॉर्म्स, अच्छा लैंड फॉर्म्स में क्या इंक्लूडेड है, लैंड फॉर्म्स में हमारे प्लेन्स आ जाएंगे, मीन्स प्लेट्यूज आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे। प्लेन्स आर यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स हैं, जो मैदान है, उनका हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए।
प्लेट्यूज हैं मतलब जो पठार हैं उनका यूज़ वो हमें मदद करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जो माउंटेन्स हैं मीन्स जो पर्वत हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है, माउंटेन्स हमें पेस्चर्स मिलते हैं, मीन्स जानवरों के खाने के लिए जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो हमें माउंटेन्स पर मिलता है, फॉरेस्ट जंगल यहाँ से मिलते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स, माउंटेन्स पर कितने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, शिमला है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल है, उत्तराखंड, नैनीताल, यहाँ बहुत सारे ये जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सभी माउंटेन्स ही तो प्रोवाइड करते हैं। एंड आर सोर्सेज ऑफ रिवर्स प्रोवाइडिंग वाटर टू लोलैंड्स, जितनी भी रिवर्स हैं उन रिवर्स का जो उद्गम स्थल है, जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो माउंटेन्स ही तो है, जो लोलैंड्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स नहीं है तो कोई भी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जो भी रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर्स से। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, मैं किस तरह से वो देखते हैं हम। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है हमारे घर के प्रकार को, हाउस टाइप्स को, हमारे क्लॉथिंग पैटर्न को। अगर हम एक ठंडे वातावरण में रह रहे हैं, हमारा जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, तो हम मोस्टली क्या कपड़े पहनेंगे, वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। लेकिन वही अगर हमारा जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वार्म है, तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनना क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। जो फूड हैबिट्स हैं किसी भी जगह की वो उसकी क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। The climate has profound effect on vegetation, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड सब इंडस्ट्रीज। क्लाइमेट का प्रभाव आपको वेजिटेशन पर मिलेगा। किसी भी जगह का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, कैसे वो लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं, यहाँ पर भी क्लाइमेट अपना इम्पैक्ट डालेगा। लाइफ स्टॉक फार्मिंग पर रहेगा और इंडस्ट्रीज पर भी क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। Human beings have developed technologies which modify climatic elements in a restricted space such as air conditioners and coolers. तो अब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजीज के थ्रू एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में क्लाइमेट को चेंज किया। जैसे अगर हम कहीं पर एयर कंडीशनर्स लगा लेते हैं, एसीज लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, तो हम उतनी ही एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में उस क्लाइमेट को हम काउंटर कर सकते हैं। अगर बाहर गर्मी है तो हमने एसी लगा लिया, ठंडा हो गया। तो ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी से इंटर रिलेटेड है। फिजिकल ज्योग्राफी क्या प्रोवाइड कर रही है, बेस प्रोवाइड कर रही है, जिस पर अपनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स ह्यूमंस अपने ड्रामा को, ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था। पहले फिजिकल ज्योग्राफी बेस प्रोवाइड करती है, एक स्टेज प्रोवाइड करती है, और वहीं जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। जो टेम्परेचर है मीन्स जो तापमान है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा है, वो किसी भी फॉरेस्ट की डेंसिटी, उसके घनत्व को, किस क्वालिटी का ग्रासलैंड वहाँ होने वाला है, उसको भी क्या करती है, मेक श्योर करती है। उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। इंडिया में मॉनसूनल रेनफॉल सेट्स द एग्रीकल्चर रिदम इन मोशन। इंडिया में जो मेन सोर्स है रेनफॉल का वो है मॉनसून, है ना, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो एक रिदम में आता है। प्रेसिपिटेशन रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, उससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। एक्यूफायर्स विच लेटर प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की वजह से जो एक्यूफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी हमें प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर, खेती के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, मीन्स अपना जो जीवन यापन है उसके लिए। क्लाइमेट को हमने जाना, लैंड फॉर्म्स को जाना। अब देखते हैं ओशियंस। ओशियंस का क्या रोल है, मीन्स हाइड्रोलॉजी का क्या रोल है। सो वी स्टडी ओशन विच आर स्टोर हाउस फॉर ऑफ रिसोर्सेज। ओशंस को हम पढ़ते हैं जो कि रिसोर्सेज का, संसाधनों का क्या है, स्टोर हाउस है। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, आपको फिश मिलती है, सी फूड मिलता है। इसके अलावा भी जो ओशंस है वो क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, वो मिनरल रिसोर्सेज देते हैं। India has developed the technology for collecting manganese nodules from oceanic bed, मीन्स जो मिनरल रिसोर्सेज हैं हमारे ओशंस के अंदर, तो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम वहाँ से क्या कलेक्ट कर सकें, मैंगनीज। सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर के लिए। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज बोथ नेचुरली डिटरमाइंड एंड कल्चरली इंट्रोड्यूस्ड। सॉइल्स ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द बायोस्फीयर अकोमोडेटिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल है वो बेस प्रोवाइड करती है बायोस्फीयर के लिए भी। बायोस्फीयर्स में हमारे इंक्लूड हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So the study of physical geography is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources.
जो स्टडी है फिजिकल ज्योग्राफी की, मीन्स भौतिक भूगोल का जो अध्ययन है, उसका जो मेन काम है वो क्या है? वो है इवेल्युएट करना और मैनेज करना नेचुरल रिसोर्सेज को। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, it is essential to understand the intricate relationship between physical environment and human beings. तो मेनली हमने क्या जाना? मेनली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच के रिलेशनशिप को बहुत आसानी से समझ सकें फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी के थ्रू। कैसे फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो इंटर रिलेटेड है ह्यूमन ज्योग्राफी से, और कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी इंटर रिलेटेड है फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज एंड इंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये वही है जो स्टार्टिंग में था कि फिजिकल ज्योग्राफी बेस प्रोवाइड करती है। ये देखिए, जैसे हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या प्रोवाइड करती है? एक बेस प्रोवाइड करती है, एक स्टेज प्रोवाइड करती है जिस पर जो ह्यूमंस हैं वो अपने ड्रामा को, मीन्स अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सॉरी, बहुत ही बेकार डायग्राम बनाई है। बस कहना यही है कि बेस के फॉर्म में वो क्या प्रोवाइड कर रही है? वो प्रोवाइड कर रही है अपने रिसोर्सेज को। उन रिसोर्सेज को ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को कर रहे हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट में एक कंक्लूसिव पॉइंट जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कंक्लूसिव लाइंस हैं। सो लास्ट में कंक्लूडिंग पॉइंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Accelerated pace of resource utilization with the help of modern technology has created ecological imbalance in the world. मीन्स जो हम रिसोर्सेज का एक बहुत ही बढ़ते स्तर पर क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से। उसने क्या किया है? एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस खड़ा कर दिया है हमारे वर्ल्ड में। आप रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन जब वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो आगे की जनरेशन का क्या होगा? और ये कौन कर रहा है? ये मिसयूज़ कर रही है जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मीन्स जो ह्यूमंस हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी को इस तरह से क्या कर रहे हैं? मिसयूज़ कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। सो हैंस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, विकास हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। विकास हो लेकिन आप अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आगे की आने वाली जो जनरेशन है उसका नुकसान न करें, है ना? तो अगर आपको फिज़िकल ज्योग्राफी की, फिज़िकल एनवायरनमेंट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसा हमारा फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, कैसे रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये स्टडी रहेगी, आपको ये ध्यान रहेगा, तो आप एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और डेवलपमेंट को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में होने देंगे। सो यहीं हमारी जो वीडियो सीरीज़ है चैप्टर 1 की वो कंप्लीट होती है। आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मेरी कोशिश है कि आगे हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 को, जहां हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये तो फर्स्ट यूनिट थी जिसमें हमने एक पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली थी सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमें समझ में आए सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, कैसे पढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच।